हेलो मस, आज हम लोग मोशन के सेकंड वीडियो में देखेंगे कि मोशन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या होगा, चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यदि किसी के पोजीशन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया है, उसके अंदर उसने एक इवेंट प्रोड्यूस कर दिया। दैट इवेंट इज कॉल्ड मोशन। अब समझ में, तो ध्यान से समझेंगे। मोशन के अंदर बस इतना ही समझना है हमको कि पोजीशन के अंदर क्या होना चाहिए, चेंज। हम क्लास 9th में जब पढ़ रहे होंगे तो ज्यादातर हम मान रहे होंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वर होगा या जो हमारा रेफरेंस फ्रेम होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे मान लीजिए अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और 4:10 पे ये ऑब्जेक्ट क्या चला जा रहा है, यहाँ से 200 मीटर दूर चला जा रहा है, तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, अपने पोजीशन में क्या कर लिया, चेंज। और गवाही कौन देने आया है, टाइम। टाइम ने बोला कि देखिए मेरे अंदर चेंज आया, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ, तो आफ्टर सम टाइम ध्यान से देखा जाए तो 10 मिनट बाद क्या हो गया, 200 मीटर पोजीशन में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है। क्लियरली यहाँ पे समझना है। ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी हम रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर जो होगा वो ऑलवेज अपने आप को मोशन में नहीं मानेगा। यानी जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऑब्जर्व करने वाला पर्सन होगा या ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑलवेज अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। तभी जाके वो दूसरे के मोशन को डिफाइन कर सकता है, भले ही वो खुद मोशन में क्यों ना हो। जैसे एक बस में बैठे यात्री जो होते हैं, बस में बैठा कोई भी पर्सन होता है, वो अपने आप को रेस्ट में मानता है, तभी तो बाहर वाली चीज को क्या बोलता है कि वो किस में है, मोशन में है। समझ पा रहे हैं? तो जब एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर बनता है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। और जब वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा तभी वो अगले का मोशन क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो ऑब्जर्वर ऑलवेज बी इन टू मोशन, सॉरी रेस्ट। ओके, तो ऑलवेज किस में होगा, रेस्ट में होगा। इज दैट क्लियर? अब आप कहेंगे सर रेस्ट और मोशन की कहानी थोड़ा सा समझाइए। थोड़ा सा मैं और रेस्ट और मोशन की कहानी समझाता हूँ। थोड़ा सा ये पीछे जो लिखा हुआ है इसको बाद में मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यार, इस दुनिया के अंदर जब भी सब्सटेंस का कहानी स्टार्ट हुआ, यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस ही तो है। मतलब हर एक चीज क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस का क्या फॉर्मूला है सर, यानी सब्सटेंस क्या होता है सर, सब्सटेंस नहीं वाला क्या है, कुछ नहीं है, जिसके पास भी क्या है, मास है, और जो भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब जो जगह घेरता हो और जिसके पास क्या हो, भार हो, द्रव्यमान हो, तो क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। इस आधार पे हम देखें तो हर वो चीज जो हमको दिखाई दे रही है इस समय, सब की सब क्या है, सब्सटेंस। यहाँ तक कि हम भी क्या है, एक प्रकार के सब्सटेंस ही है। आयो सही में? तो ऑब्जेक्ट बोलो, सब्सटेंस बोलो, बात एक ही है। ओके, ठीक है सर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके आसपास में जो चीजें हैं वो दो ही तरीके से नजर आ सकती हैं। यानी अगर मैं बात करूं, देखो यार, सब्सटेंस को ना कैटेगराइज करने जाओगे ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन लग जाएगा। आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो, सबसे पहले आप पढ़े हो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो वहां पे बोलते हो, क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द फिजिकल बेसिस पे सब्सटेंस का, तो बोलते हो कि पदार्थ 3 प्रकार के, सब्सटेंस के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्लास 9th में पढ़ाया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब फिजिकली आप किसी सब्सटेंस को, यानी देखने के आधार पर किसी सब्सटेंस को डिवाइड करते हो, तो सब्सटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3। वैसे तो टोटल 5 आपको नजर आ रहे होंगे। 5 क्लास 9th के अंदर डिराइव किया गया है। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आल्सो कंसिडर्ड। ठीक है ना? तो टोटल कितने होते हैं, 5 सब्सटेंस के। अभी उसी आधार पे अगर आप थोड़ा सा क्या करोगे, अगर आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे होगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पे 2 तरीके के सब्सटेंस आएंगे। कितने टाइप, या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर। और प्योर भी 2 टाइप से बनते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं अगर जो भी सब्सटेंस कंपाउंड और एलिमेंट से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और जो मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये देखा आपने। अब जो हम देख रहे हैं सर, अब हम फिजिक्स के अंदर देख रहे हैं, वो तो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट था। अब हम इसी सब्सटेंस को डिराइव कर रहे हैं नेचुरल बेसिस पे, यानी नेचुरली हम देखेंगे। अगर नेचुरल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक के रूप में हम देखें, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही क्या है, नेचर।
भाई अपने आसपास की चीज़ों को ही तो हम जानते हैं। तो अगर नेचुरल बेसिस पे हम एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को देखते हैं तो भैया दो ही प्रकार के पदार्थ आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, दो ही टाइप के नजर आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन में क्या लेके आ रहे होंगे, चेंज, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने पोजीशन में जीवन भर कभी चेंज लेके नहीं आते। जैसे हम जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, क्या ये कमरा 10 साल बाद यहाँ से हटके 200 मीटर दूर चला जाएगा? नहीं सर, ये यहीं पे रहेगा जीवन भर, आजीवन यहीं पे रहेगा, हाँ या ना, जब तक कि हम इसे यहाँ से ना हटाएं, हाँ या ना, जब तक कि हम इसे ना यहाँ से हटाएं, दैट मीन्स जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय ना करें, तोड़े ना, डिसमेंटल ना करें, तब तक ये कमरा यहीं पे रहेगा, ये अपने आप मोशन नहीं कर सकता, दैट मीन्स अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला सकता। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको अपने आसपास नजर आएंगे जो अपने पोजीशन में क्या लेके आ रहे होंगे, चेंज। भाई प्लैनेट्स को देखो ना, ये अपने आसपास नहीं है, मान लो हम प्लैनेट के ऊपर है, लेकिन एक बड़े विजन पे देखो तो प्लैनेट यानी हमारी अर्थ रेगुलर बेसिस पे मोशन कर रही नहीं कर रही है। चलो अपने आसपास देखोगे तो गाड़ी घोड़ा आते जाते हुए देखे होगे, गाड़ियां आती जाती हैं सड़क पे, है ना, लाइट आता है तो फैन चलता है, उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है ना। तो भैया दो ही तरीके के तो नजर आ रहे हैं, नेचुरल बेसिस पे हम देखें तो दो ही तरीके के पदार्थ हमको हमारे आसपास नजर आएंगे, या तो एक तो जो पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, अपने पोजीशन में क्या लेके आ रहे होंगे, चेंज, और एक दूसरा जो होगा वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा होगा। दो ही तरीके के होंगे, या तो पोजीशन में चेंज या तो पोजीशन में नो चेंज। आया समझ? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला पा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस कॉल्ड इज रेस्ट स्टेट। तब उनका कौन सा स्टेट होगा, ये रेस्ट। आया समझ में? और जो अपने पोजीशन में चेंज लेके आ रहे हैं वो क्या होगा, मोशन। वो तो कौन सा स्टेट होगा, मोशन। तो दो स्टेट है सब्सटेंस के, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट डिफाइन करें हम लोग तो नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन। और मैंने जस्ट बताया भैया, अगर आपने बोला है कि ये पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है तो तुरंत यहाँ पे ये नेचुरल स्टेट गवाही मांगता है। तो गवाही के लिए हमको क्या लेके आना पड़ेगा, ऑब्जर्वर। क्या लेके आना पड़ेगा, ऑब्जर्वर, जिसने ये बताया हाँ हम देख रहे हैं ना कि क्या नहीं हो रहा है, ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो गवाही देना पड़ेगा। तो गवाही के लिए किसी ऑब्जर्वर को लेके आना पड़ेगा। तो हम हमेशा क्या लेंगे, ज्यादातर चांसेस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे। क्या ले लेंगे, टाइम। अदरवाइज जरूरी नहीं कि हमेशा मेरा टाइम ही होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, वही तो मैंने बोला कि सालों साल ये घर यहीं पे रहेगा, इसका मतलब मैंने सालों साल, दैट मीन्स टाइम ही तो लिया है रेफरेंस में, तो ये चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेस्ट में। एग्जाम्पल में आप जानते हो ट्री, हाउस, ये सब क्या अपने अंदर पोजीशन में चेंज लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहा है। ये किस आधार पे मैंने बोला, अभी नेचुरल बेसिस पे मैंने बोला है, ये अपने आसपास है वो समझ में। लेकिन हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखेंगे तो जब हम बस में बैठे रहेंगे तो हमको लगेगा कि पेड़ चल रहा है, घर चल रहा है, मोशन में। आई बात समझे, क्योंकि तुमने ऑब्जर्वर क्या कर दिया है, चेंज में। ऑब्जर्वर जैसा होता है वैसे ही दूसरे के बारे में सोचता है। ऑब्जर्वर खुद मोशन में रहेगा ससुरा, तो रेस्ट वाली चीजों को उसको क्या लगेंगे, मोशन में नजर आएंगे। समझ पा रहे हो ना, पूरा खेल किसका है, ऑब्जर्वर का। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज। जैसे व्हीकल्स हो गई, व्हीकल हो गई, और प्लैनेट्स हो गए। प्लैनेट है ना कि नहीं है, प्लैनेट मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लिख सकते हो। आया समझे, आया ना। अब अगर हम देखें तो अगर हम किसी व्हीकल पे हम बैठे हैं तो व्हीकल चल रहा है, तो दैट मीन्स हम मोशन में है ना, हम किस में है, मोशन में है। तो अगर हमारा कोई देख रहा है तब हमको लगेगा कि हम, मतलब ध्यान से समझिएगा, हमारे ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई ऐसा ऑब्जर्वर है जो हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को लगेगा, दिखाई देगा कि हम किस में है, मोशन में है। सपोज कर लो हम मोशन कर रहे हैं और हम ही ऑब्जर्वर है, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे, रेस्ट में। तो हमको लगेगा कि बाकी लोग किस में है, मोशन में। समझ में आया ना, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑब्जर्वर जैसा होता है ज्यादातर वही सोचता है। अगर वो मोशन में है तो ज्यादातर वो क्या सोचेगा कि बाकी चीजें जो रेस्ट में, वो किस में है, मोशन में। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट वाली चीज उनको रेस्ट में नजर आएंगी, लेकिन अगर वो मोशन में है तो रेस्ट वाली चीजें भी उनको कैसी नजर आएंगी, मोशन में। क्लियर है या ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं नेचुरल बेसिस पे, दो। या तो पदार्थ कैसे रह सकता है, या तो भैया वो रेस्ट में रह सकता है या तो मोशन में।
इसके अलावा कोई अलग से चीज नहीं है। क्या इन दोनों को, या मान लीजिए अगर ये पदार्थ रेस्ट में रहना चाह रहा है तो इसको रेस्ट में रहने के लिए कुछ देना लेना पड़ेगा क्या, यानी कुछ करना पड़ेगा? नहीं सर, अगर एक पदार्थ, एक ऑब्जेक्ट चाह रहा है रेस्ट में रहना तो रेस्ट में ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक पदार्थ चाह रहा है मोशन में बने रहना हमेशा, तो ऑलवेज क्या कर सकता है, मोशन में ही बने रह सकता है। इस खेल को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अच्छे से, यहीं से फिर मैं स्टार्ट कर लूंगा। ओके, इन आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, मोशन। तो मोशन क्या होता है ये हम समझ लिया। कि अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सर टाइप्स ऑफ मोशन की जरूरत कहाँ है? हम आपने बोला चेंज इन पोजीशन, भैया चेंज हो रहा है पोजीशन के अंदर, वही क्या है, मोशन है। तो फिर बाकी अलग कहाँ से कहाँ नहीं बन रही है, बन रही है ना। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है मैं बता रहा हूँ भाई। अगर हम बोल रहे हैं कि मोशन हो रहा है तो क्या एक ही टाइप के मोशन आपको नजर आ रहा है? क्या हर एक चीज जब मोशन कर रही है तो सेम टाइप से मोशन कर रही है? मतलब सर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आसपास सभी टाइप के मोशन को ऑब्जर्व करिए। आप देखोगे पंखा मोशन कर रहा है तो पंखा एक जगह पे रह के मोशन कर रहा है, जबकि गाड़ियां मोशन कर रही हैं उनके अंदर भी चेंज में पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह चली जा रही है कि नहीं है? उनके पोजीशन में चेंज और पंखे के पोजीशन में चेंज में डिफरेंस है, हाँ या ना। पेंडुलम जबकि एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर रहा है, पंखा तो चलो घूम भी रहा है ना, पेंडुलम तो एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर रहा है आगे पीछे होके, ठीक है। तो सबका मोशन क्या है, अलग अलग। हवाई जहाज का देखोगे तो एक ही बार में वो, मतलब ध्यान से समझेंगे, गाड़ियां सिंगली एक दिशा से या दो दिशाओं में चल सकती हैं, तीनों दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकती। तीन दिशा का मतलब जमीन में भी हो और आसमान पे भी हो, मतलब डायरेक्ट आसमान में पहुंचा दो तो गाड़ियां आसमान में नहीं जा सकती, लेकिन हवाई जहाज तो आसमान में चल रहा है, तो तीनों दिशाओं में मोशन कर रहा है, ठीक है। कहानी बड़ी लंबी है, यानी मोशन कई सारे प्रकार के होते हैं, क्योंकि मोशन एक टाइप से नहीं मोशन होता है। इन पोजीशन के अंदर जो चेंज आता है वो अलग अलग तरीके से आता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मोशन। पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन, और फिर हम जानेंगे कि अगर मोशन हो रहा है तो कौन कौन सी मतलब चीजें उत्पन्न होंगी, कौन कौन से क्वांटिटीज उत्पन्न होंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए सबसे पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स। अब ये मोशन के टाइप्स भी अगर हम देखने जाएंगे तो मोशन के टाइप्स को भी डिराइव किया गया अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधारों पे अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, सर प्लेन का मतलब क्या होता है अभी बता रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब तल, जिस तल में मोशन हो रहा है, ओके, किस तल में मोशन हो रहा है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, जिस रास्ते पे मोशन हो रहा है। और तीसरे नंबर पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, गति के प्रकार, गति के प्रकार देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन यानी तल के आधार पर, तल के आधार पर, तल के आधार पर, रास्ते के आधार पर, रास्ते के आधार पर, और समय के आधार पर, ठीक है। यानी अगर हम मेनली यहाँ पे बेसिस का अर्थ होता है कि जब गति हो रही है तो गति का आधार क्या है, किस आधार पे गति हो रही है, बेसिस क्या है, मेन प्रोस्पेक्टा क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिस। ओके, यहाँ से समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है इसको भी समझिएगा। प्लेन मतलब होता है कि जिस भी तल में, मतलब जैसे मान लो कि ये रहा मेरा हाथ, अब इस हाथ के ऊपर एक चींटी जा रही है, तो पहला चीज हाथ मेरा क्या होगा, एक प्लेन के रूप में काम करेगा। प्लेन मतलब तल हो गया, ये तल हो गया, आया समझ में। अब इस तल को भी अगर तुम छोड़ दो, चलो दिमाग में मत दौड़ाओ इतना ज्यादा, अगर नहीं समझ में आ रहा इतना समझो, दिशा, कितनी दिशाएं होती है टोटल आपको नजर आएंगी। सर दिशा के आधार पे देखोगे तो सर टोटल तो हम देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और आसमान और जमीन, 6 दिशाएं हमको नजर आएंगी, आया समझ में। और दिशाएं बनाए तो और भी दिशाएं नजर आएंगी, आया समझ में। ऐसा नहीं है,
टोटल आपके सामने जो टोटल डायरेक्शन आपको नजर आएंगे वो क्या होंगे, डायमेंशंस जो होंगे, प्लेन जो होंगे वो कितने हैं, 3। कितने हैं, 3, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 3 दिशाएं हैं और तीनों दिशाएं कुछ इस तरीके से होंगी, तीनों इनको डायमेंशन बोलते हैं, 3 तल है। या तो जो ऑब्जेक्ट होगा या तो इस तल पे होगा, या तो इस तल पे होगा, या तो इस तल पे होगा, या तो इन दोनों तलों के बीच में होगा, समझना ध्यान से, और या तो इन तीनों तलों के बीच में कर रहा होगा। दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशंस। तो 3 डायमेंशंस होते हैं, 1D 2D एंड 3D। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन यानी तल। अभी और समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझोगे तब। जैसे तल के आधार पर भी देखा जाए तो गति 3 प्रकार की हो सकती है, 1D 2D एंड 3D। 1D का मतलब मोशन करने के लिए भैया केवल और केवल एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। दैट मीन्स ध्यान से समझो, ध्यान से देखो फिर से, ये 3 मार्कर मैंने लगाए, तीनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब या तो गति इस वाले पे हो रही है, इस वाले पे, इस वाले मार्कर पे, या तो इस वाले मार्कर पे, या तो इस वाले मार्कर पे, सिंगल एक मार्कर पे गति हो रही है, यानी एक मार्कर के डायरेक्शन में गति हो रही है, तो दैट मीन्स कॉल्ड 1D मोशन। ठीक है। और अगर गति हो रही है तो इस वाले मार्कर का और इस वाले मार्कर पे दोनों पे हो रही है गति, मतलब इस पे भी जा रही है और इस पे भी जा रही है, दोनों पे जा रही है, इसका मतलब कैसा मोशन, 2D, यानी 2 डायमेंशंस में मोशन हो रहा है। ठीक है ना। हम अपने अर्थ के ऊपर 3 ही डायमेंशन देखते हैं, 3D, मतलब 3D में ही हम जो भी चीजें देखते हैं वो किस में होती है, 3D में होती है। किस में होती है, 3D में ही नजर आती है। आएगा समझ में। ये अगर देखोगे तो ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ध्यान से समझो। अगर आप एक चीज समझो और भी मैं समझा दूं कि 1D 2D 3D को और भी समझना चाहो तो ये ऐसे समझ सकते हो, जिनको मेजर करने के लिए आपको 3 पैरामीटर चाहिए वो 3D में है, जिनको मेजर करने के लिए सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए वो क्या आपका कहलाएगा, 2D। सड़क आपकी कैसी होती है, 2D होती है। सड़क कैसी होती है, 2D होती है। होती कि नहीं होती है। चलिए और भी अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो 1D 2D और 3D, ठीक है ना। 1D का मतलब जैसे एक चींटी जा रही होती है, तो चींटी कैसे चलती है, एकदम सीधा। क्या एक साथ वो कई दिशाओं में जाती है, नहीं सर, सीधे एक ही दिशा में जाती है। तो इसका मतलब वो कैसे मोशन करती है, 1D। लेकिन सिंपल आप ध्यान से समझिएगा, जब आप क्रिकेट बॉल खेलते, बॉल देखते हैं ना, बॉल, तो बॉल मारते हो आप, तो बॉल क्या होती है, एक तो आप फेंकते हो तो जमीन पे भी जाती है और जमीन से फिर कहाँ, हवा में भी जाती है। तो 2 दिशाओं को एक साथ अटेंड करती है। मतलब क्या कि देखो फिर से मार्कर हमेशा दिमाग में रखोगे तो अपने आप समझ में आए, जो गति है और जो गति 2 लोगों की ओर कर रही है। जैसे देखो ये हो गया 3, ऐसे समझना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बॉल इधर भी जा रहा होता है और हवा में यानी ऊपर भी जा रहा होता है, तो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। इसका मतलब इस मार्कर का और इस मार्कर का, 2 मार्कर का यूज हो रहा है ना, तो 2 डायमेंशन हो गया मोशन। आया समझ में। और उसी तरीके से अगर मैं देखूं हवाई जहाज की गति, या जब पतंग कट जाती है तो पतंग की गति वो किस में होती है, 3D में होती है। वो इसका भी प्रयोग करता है, इधर भी जा रहा होता है, इधर भी जा रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है। आया समझ में। 1 सेकंड रुकेंगे। तो उस कंडीशन में अगर ये तीनों मार्कर का यूज कर लिया भैया, सीधे एक मार्कर पे जा रही है, इसका मतलब 1D मोशन, 2 मार्कर पे ऐड कर रही है तो 2D मोशन, और तीनों में चली गई तो 3D मोशन। अभी इसको मैं देख रहा हूँ, यानी अभी हम लोग बारी बारी आइसोलेटेड फॉर्म में देखेंगे। ओके। फिर रास्ते के आधार पे 2 टाइप की मोशन होती है, या तो सीधा हो रहा होगा या तो एंगल वाला हो रहा होगा। ठीक है ना। यानी या तो कैसा हो रहा होगा, सीधा, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या एंगुलर हो रहा होगा, एंगल क्रिएट कर रहा होगा, एंगुलर मोशन। अब एंगुलर मोशन के अंदर भी 2 टाइप के मोशन आते हैं भैया। पहला होता है रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और दूसरा हो रहा होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ओके, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन 2 टाइप का, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। फिर इसी तरीके से समय के आधार पे आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 2 टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है पेरियोडिक मोशन, एक होता है पेरियोडिक मोशन, और एक होता है नॉन पेरियोडिक मोशन।
नॉन पेरियोडिक मोशन। ठीक है, पेरियोडिक मोशन एंड नॉन पेरियोडिक मोशन। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, पहले हिंदी भी इसका समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति। एंगुलर मोशन मतलब कोणीय गति, कोणीय गति। पेरियोडिक मोशन मतलब आवर्त गति, और इसका होता है अनावर्त गति। नॉन पेरियोडिक मोशन का मतलब अनावर्त गति। रोटेशनल मतलब घूर्णन गति, घूर्णन गति। और सर्कुलर मोशन मतलब वो होता है आपका वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको समझा रहे हैं रास्ते के आधार पे, कि जिस रास्ते पे ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन में चेंज लेके आ रहा है उस आधार पे। अगर मान लीजिए ऐसे रास्ते पे पोजीशन में चेंज आ रहा है कि रास्ता एकदम सीधा है, तो भाई वो एकदम सीधा जाएगा। पोजीशन में चेंज आ रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, लेकिन रास्ता क्या हो रहा होगा, रास्ते कई दिशाओं में थोड़ी ना जा रहे होंगे, सिर्फ एक सिंगल दिशा होगी। तो ऐसी गति स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है, सीधी रेखा में गति। आया समझे? क्लास 9 में हमको पढ़ना भी है सरल रेखीय गति। और 1D मोशन, आया समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, 1D मोशन या सरल रेखीय गति। यही पढ़ना है हमको क्लास 9 में। फिर से समझ लीजिए, ऐसी गति जिसमें ऑब्जेक्ट जो है अपना जिस दिशा में, एक ऐसे समझ लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, तो एक ही दिशा में जब वो मोशन कर रहा होगा तो वो मोशन उसका क्या कहलाएगा, सरल रेखा, सीधी रेखा वाली गति। यानी एक ही सीधा गति जब भी करेगा तो सीधी रेखा में गति कहलाएगा। और एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति कब होगा, तो भैया कोण जब बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो एंगल मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, ये रहा सर्कल, ये रहा यह पॉइंट। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो क्या किया इसने, यहाँ पे शुरुआत वाला पॉइंट इसका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। इससे इसने क्या कर दिया, एंगल क्रिएट कर दिया। तो इस ऐसा मोशन कि जब वो अपने रेफरेंस पॉइंट से जहाँ से पे था वहाँ से चलना स्टार्ट जब किया तो यह एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर मोशन। और एंगुलर मोशन भी कितने टाइप का, 2 टाइप का सर। एक तो आपका सर्कुलर है और एक है रोटेशनल। सर इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए रोटेशनल मतलब होता है कि एक जगह पे फिक्स होके एंगल क्रिएट करे। जैसे पंखे के अंदर फिक्सेशन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है कि नहीं है, उस फिक्स पॉइंट से वो क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है। तब ऐसा मोशन रोटेशनल मोशन कहलाएगा कि एक जगह फिक्स होके कर रहा हूं मैं। और अगर फिक्स होके नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स फ्री हूं और फिर एंगल क्रिएट कर रहा हूं, तब जाके वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। जैसे मौत के कुएं के अंदर जब बाइकर बाइक चलाता है तो क्या है, वो फ्री है ना, वो फ्री है मोशन करने के लिए, लेकिन वो ऑलवेज क्या कर रहा है, एक ही पाथ पे एंगल क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक सर्कल पे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, दैट मीन्स सर्कल पे घूम रहा होगा। अगर फिक्स है किसी पॉइंट से तब तो रोटेशनल मोशन, फिक्स नहीं है, फ्रीली मूव कर रहा है, तब क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। बहुत सिंपल है। ऐसे समझो, जब तुम मंदिर का चक्कर लगा रहे हो तो जब भी क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो तो गोल गोल घूम रहे हो ना। तो जब भी तुम गोल गोल घूमोगे तो इसका मतलब क्या होगा, कोणीय गति। सिंपल मतलब समझ लेना है आपको, कोणीय गति मतलब गोल गोल घूमना। जब भी आप गोल गोल घूमोगे और गोल गोल घूमोगे तब कोणीय गति होगा। अब अगर एक जगह फिक्स होकर गोल गोल घूम रहे हो तब रोटेशनल मोशन, और अगर बिना एक जगह फिक्स हुए गोल गोल घूम रहे हो तब सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो पंखा कैसी गति करता है, रोटेशनल मोशन। ठीक है। और अच्छा, मोटर जो होता है, मोटर के अंदर जो होता है ना, आप देखेंगे रोलर होता है, रोलर भी तो घूमते रहता है ऐसे, है ना भाई। पंखा किससे चलता है, मोटर से। और मोटर भी के अंदर जो रोलर होता है वो भी एक ही जगह फिक्स होकर घूमते रहता है, तो भी कैसा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन। तो जहाँ पे अगर हम फिक्स होकर गोल गोल घूम रहे हैं तो रोटेशनल मोशन, बिना फिक्स हुए गोल गोल घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन। अब आता है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक टाइम के रेफरेंस में, यानी टाइम के आधार पे हम जब मोशन को देखेंगे, तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पीरियड के अंदर, सेम टाइम पीरियड मतलब एक बार मोशन करने के लिए, फिर से समझना, पहली चीज़ तो यार देखो, पेरियोडिक मोशन और नॉन पेरियोडिक मोशन की कहानी को मैं समझा दूं। पेरियोडिक मोशन में यार पहला चीज़ तो ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक ही पाथ पे आगे पीछे मोशन कर रहा होता है, ठीक है ना, एक ही पाथ पे आगे पीछे मोशन कर रहा होता है। तो ऐसे मोशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, समय के आधार पे जो मोशन होता है उसको बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जिस टाइप का मोशन होता है वो ऐसे ही करता है। वो कैसे करता है, जैसे झूला भी देख लो, झूला भी क्या करता है, आगे पीछे ऐसे ही तो मोशन करता है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है। अब अगर ऐसे हो रहा है
कि एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर रहा है, वो एक ही पाथ को क्या कर रहा है, बार बार फॉलो कर रहा है। यानी एक ही पाथ में एक, मान लो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से आगे मतलब कुछ डिस्टेंस आगे जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस आगे जाएगा उतना ही डिस्टेंस पीछे, जितना डिस्टेंस आगे उतना ही डिस्टेंस पीछे। झूला क्या होता है, ये रहा बीचों बीच वाला पॉइंट रख लो मैं, बीचों बीच, तो जितना आगे जाएगा उतना ही फिर यहाँ पे आएगा और फिर उतना ही पीछे। और हर बार एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम। तो अगर हमेशा टाइम जो है इक्वल लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो वो कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन। और अगर टाइम अलग अलग लग रहा है, एक चक्कर लगाए, जैसे ध्यान समझना, ये रहा मान लो झूला है, फिर रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इतना आगे गया, फिर यहाँ आया, फिर इतना पीछे जाएगा और फिर यहीं पे आ गया, तो एक चक्कर माना जाएगा। एक चक्कर कब माना जाएगा, देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, आगे गया, फिर इसी पोजीशन पे आया, फिर उतना ही पीछे गया, फिर उसी पोजीशन पे आ गया। तो जितना आगे गया फिर उतना पीछे गया, फिर उसी पोजीशन पे आ गया, तो एक चक्कर हो गया। अब जितना समय लगा, जब दूसरा चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहीं पे आया, फिर उतना पीछे गया, फिर वहीं पे आ गया, तो दूसरा चक्कर हुआ। तो दोनों चक्कर में, यानी पहले चक्कर में जितना टाइम लगा सेम टाइम दूसरे चक्कर में भी लगा है, तो ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन। और अगर टाइम चेंज हो जा रहा है, जिगजैग मोशन, वाइब्रेशन मोशन, ऐसा ही होता है। आयो समझ में, इसको मैं ब्रीफली कल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आयो समझ में, तो नॉन पीरियोडिक मोशन के अंदर आएगा। आई थिंक टाइप्स ऑफ मोशन आपने बेसिस समझ लिया कि कितने टाइप के बेसिस है यहाँ पे, तीन टाइप के। तल के आधार पे अलग टाइप का मोशन हो रहा होगा, रास्ते के आधार पे अलग टाइप का मोशन, और टाइम के बेसिस पे अलग टाइप का मोशन हो रहा होगा। जब आपने बेसिस चेंज किया तो मोशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। आई थिंक क्लियर है ना। तो बेसिस ऑफ प्लेन, प्लेन के आधार पे देखूँ मैं तो 1D 2D एंड 3D। कल मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, रास्ते के आधार पे देखूं मैं तो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड एंगुलर मोशन, ठीक है। या तो कोई एंगल नहीं क्रिएट करेगा, या तो गोल गोल घूम के एंगल क्रिएट करेगा, सिंपल। और जब समय के आधार पे या तो गति ऐसे कर रहा होगा कि एक जितना एक चक्कर में लगाने में ले रहा है उतना ही दूसरे चक्कर में लगाने में भी ले रहा है, और सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, भले बड़ा छोटा हो रहा है। समझ में, झूले के आप कभी भी देखोगे ना, पेंडुलम की एक प्रॉपर्टी है, भले उसका क्या हो जाए, पाथ बड़ा हो जाए, लेकिन टाइम क्या लेगा, सेम। आएगा समझ में, तो इसको मैं कल अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस।